रेडियो डॉक्टर। मित्रों, हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आपका एक बार स्वागत है। जब तक धड़कन है तब तक जिंदगी है, और इस जिंदगी के लिए जरूरी है कि आपका दिल धड़कता रहे, आपका दिल स्पंदन करता रहे, और इसके लिए जरूरी है कि आपका हृदय स्वस्थ रहे। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हर साल लाखों लोग दिल की बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। तो इसीलिए हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, और इस का उद्देश्य यह है कि लोगों को दिल की बीमारियों से बचाने के बारे में और उसके इलाज के बारे में जागरूक किया जाए। तो हृदय रोग क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, तो इन सब चीजों के लिए, इन सब के लिए जानकारी करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रवेग गोयल जी को, जो कि MBBS MD DM है, यानी कि डॉक्टरेट फॉर मेडिसिन, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं आप। तो आज हम आपसे बात करेंगे हृदय रोग के बारे में, उसकी जो भी कारण, लक्षण और उपचार के बारे में। तो डॉक्टर प्रवेग जी, सबसे पहले तो हम आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। प्रवेग जी, आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि हृदय रोग आखिर क्या होता है, क्यों होता है? तो शरीर में कई अंग बने हैं, उनमें से सबसे बड़ा जो सबसे जरूरी अंग है वो हृदय है जी। सबसे जरूरी इसलिए है कि हृदय के धड़कने से ही खून का प्रचार पूरे शरीर में होता है, और खून ही सारा ऑक्सीजन और सारे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को शरीर के सारे ऑर्गन तक पहुंचाता है जी। हमारे शरीर में एक ही दिल है, तो इसीलिए उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और दिल के सभी रोग इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं जी। हम अक्सर हृदय रोग को कोरोनरी आर्टरी डिजीज या दिल की नसों की ब्लॉकेजेस से ही समझते हैं जी। हृदय के एक्चुअली कई रोग हो सकते हैं, बाकी सभी रोगों की प्रेवलेंस कम है। जो कॉमनेस्ट और सबसे परेशान करने वाली बीमारी है वो हृदय की नसों की ब्लॉकेजेस है। अच्छा अच्छा। और वही इसी को आजकल हम हृदय रोग से सिनोनिमस समझते हैं जी जी। तो हृदय की जो नसों की ब्लॉकेजेस हैं, बेसिकली जिस तरह से शरीर के सभी अंगों को नसों की जरूरत है जी खून के लिए जी, हृदय के अंदर भी नसें होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं जी। तो उन नसों में अक्सर समय के साथ कई सारे कारणों से, टिपिकली कोलेस्ट्रॉल के जमा होने की वजह से ब्लॉकेज आ जाती हैं। ब्लॉकेजेस के आ जाने से हृदय की नसों के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन कम पहुंचती है। ऑक्सीजन कम पहुंचती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो एलिमिनेट नहीं हो पाते हैं जी जी जी। और उनके एक्यूमुलेट हो जाने की वजह से धीरे धीरे हार्ट कमजोर होना शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा। किसी एक दिन अचानक नस के बंद हो जाने की वजह से हार्ट अटैक होता है, जिससे तुरंत हार्ट के डैमेज होने की वजह से हार्ट कमजोर होना, हार्ट फेल हो जाना और मरीज की जान जाने का खतरा होता है। यानी कि आपने बताया कि ब्लॉकेज जो है सबसे बड़ी वजह है हृदय से संबंधित सारी बीमारियों की, सबसे कॉमन वजह है जी जी। तो और कौन कौन सी परेशानियां होती हैं हार्ट डिसीज में? हमारा जो दिल है एक पंप की तरह है जी, जो हार्ट को पंप करता है। पंपिंग एफिशिएंसी कम हो जाने की वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है जी, जिसको हम हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं जी। हार्ट का काम केवल खून फेंकना ही नहीं, खून को इकट्ठा करना भी है जी, जी। तो पहले खून इकट्ठा होता है और फिर फेंका जाता है जी। अगर हार्ट सफिशिएंटली रिलैक्स ना हो पाए तो खून इकट्ठा नहीं हो पाता, ऐसे में खून पीछे बैक जाता है और फेफड़े और जिगर पे इकट्ठा होता है, जिसको हम हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन या फिर डायस्टोलिक हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ट के अंदर एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो हार्ट के अंदर एक बीट कंडक्ट करता है और हार्ट को एक प्रीडिफाइंड तरीके से धड़काता है। उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम की डिस्टर्बेंस की वजह से एरिथमियाज होते हैं या रिदम की एबनॉर्मलिटीज होती हैं जी जी। वो एक कंप्लीटली अलग हार्ट की बीमारियों का पार्ट है। इसके अलावा हार्ट के अंदर वैल्व्स लगे होते हैं जो खून को आगे चलाने में यूजफुल होते हैं, पीछे बैक न जाए उसको प्रिवेंट करते हैं जी। उन वैल्व्स के खराब होने की वजह से वैल्वुलर हार्ट डिजीज होता है। इसके अलावा एक जो कंप्लीटली अलग सबसेट है वो है कंजेनिटल हार्ट डिजीज का, जिसके चलते जन्मजात बच्चे का दिल ठीक से बना नहीं है जी, डेवलपमेंट ठीक नहीं हुआ है। अच्छा। तो ये कॉमन हार्ट की बीमारियां हैं जिनसे मैं डेली बेसिस पे रूबरू होता हूँ। कई बार हम देखते हैं, सुनते हैं कि किसी बच्चे के दिल में छेद हो गया है, तो ये भी कुछ हार्ट से संबंधित बीमारी है? ये दिल में छेद होना कंजेनिटल हार्ट डिजीज कहलाता है। कंजेनिटल मतलब माँ के पेट से आई हुई दिल की बीमारी। अच्छा अच्छा। बच्चे के दिल का जन्म के पेट के अंदर आने के 4 से 8 हफ्ते के बीच में दिल हमारा डिजाइन किया होता है पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर। मतलब बच्चा जब कंसीव हुआ तो पहले 5 से लेकर 8 हफ्ते के बीच में दिल का पूरा डिजाइन तैयार होता है और 8 हफ्ते के बाद दिल पूरी तरह तैयार हो जाता है। उसके बाद अगले 6 महीने में धीरे धीरे दिल बड़ा होता है जी। इन पहले 8 हफ्तों में अगर हार्ट की डिजाइनिंग ठीक से ना हो पाए तो दिल के अंदर छेद रह जाते हैं, कई बार और भी कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनको कंप्लीट टुगेदर करके हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं जी। दिल का छेद सबसे कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि आजकल जो हार्ट डिसीज जो होती है वो युवाओं में भी मतलब होने लगी है। बहुत अर्ली एज से ही 30, 35, 40 साल के लोग हार्ट डिसीज से मतलब पीड़ित हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है? हम अब जब हार्ट डिजीज की बात कर रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब दिल की नसों की ब्लॉकेज के बारे में बात कर रहे हैं।
इसमें दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो 35 नहीं और पहले। अच्छा। एक्चुअली हम लोग ने अब रूटीनली 25 साल या 18 साल या 20 साल के व्यक्तियों को भी हार्ट अटैक देख रहे हैं। अच्छा। कोविड के टाइम में तो कोविड की वजह से हार्ट अटैक हो रहे थे। कोविड एक प्रोकोगुलेंट स्टेट थी जिसके चलते हार्ट जगह जगह पे ब्लड क्लॉट हो जाता था, जिसके अटैक होता था। जी। कोविड से पहले भी हम लोग यंग पेशेंट्स को हार्ट अटैक देखते थे और अभी भी कंटिन्यूअसली देखते आ रहे हैं। दूसरा, हार्ट अटैक जो जल्दी जल्दी आने लगा है, ये आज का फिनोमेना नहीं है, ये काफी पहले से है। अब शायद हमारा ध्यान उस तरफ केंद्रित हो गया है, इसीलिए हम ज्यादा रियलाइज कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को। हम ज्यादा कॉन्शियस हो गए, ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। अब मास मीडिया और सोशल मीडिया की एरा में मैसेज बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो जाता है और सोशल अवेकनिंग भी हो गई है कि कुछ दिक्कतें हैं, समझना पड़ेगा। सबसे बड़ा कारण हार्ट डिजीज के जल्दी आने का हमारे लोगों में, हमें हिंदुस्तानियों में एक जेनेटिक टेंडेंसी है। ऐसा माना जाता है कि एशियन डिसेंट, जो एशियन रेस है, इस रेस में मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा रहना, ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ा रहना, शुगर्स का हाई रहना और कोलेस्ट्रॉल का नसों में डिपॉजिट हो जाना, इस पूरे कंबाइंड फिनोमेना को मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। ये बहुत कॉमनली प्रेवलेंट है, स्पेशली पुरुषों में। इसके कारण से हम ये पाते हैं कि हार्ट डिजीज की जो इंसिडेंस है वो हम लोगों में, एशियंस में, जो कॉकेशियन रेस है, जो या हिस्पैनिक रेस है, जो अमेरिका और यूरोप में पाई जाती है, उससे 10 साल पहले आ जाती है। अच्छा। ये तो जेनेटिक डिसेंट हुई। इसके अलावा अक्वायर्ड फैक्टर्स भी हैं। हमारे लाइफस्टाइल में काफी ड्रामेटिक चेंजेस आए हैं पिछले 50 साल में। एक बहुत सिंपल साधारण सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि मेरे दादाजी शायद साइकिल से जाते थे रोज 10 किलोमीटर। मेरे पास बचपन से कार थी जी। खाने का तरीका उनका और मेरा शायद सेम ही है, तो उनका जो दिन का कैलोरी कंजम्पशन था वो बहुत डिफरेंट था एज कम्पेयर टू मेरा है, लेकिन हमारा खाने का तरीका काफी तक सेम ही है। या फिर समय के साथ जैसे जैसे हम लोग ज्यादा सवर्ण और ज्यादा रिच हुए हैं और हमारा खाने का तरीका भी ज्यादा रिच हो गया है। अब जो खाने की चीजें लग्जरीज हुआ करती थी पहले, अब रूटीनली अवेलेबल होती हैं बच्चों के लिए। जी। तो हम ये देख रहे हैं कि चॉकलेट्स, टॉफीज, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, मिठाइयों का सेवन बहुत ज्यादा हो गया है। जंक फूड्स, इसके अलावा चिप्स, जंक फूड, स्नैक्स, समोसे, कचौड़ी या पिज्जा, बर्गर, इन सबकी जो रोजमर्रा में लेने की टेंडेंसी बढ़ गई है। जी। पहले आज से मेरे दादाजी के टाइम में शायद होली दिवाली बनाई जाती थी, मेरे पिताजी के टाइम में हमसे त्योहारों पे बाहर खाने जाते थे। अब जोमेटो के जरिए हम 3 दिन बाद ऑर्डर कर सकते हैं। जी। तो हम लोगों के खाने का तरीका रिच होता जा रहा है और खाने को एसिमुलेट करने का तरीका, मतलब कैलोरीज को कंज्यूम करने का तरीका और पूरा होता जा रहा है। और इस बैलेंस को बिगड़ जाने की वजह से अब हम देख रहे हैं कि डायबिटीज भी जल्दी आ रहा है, बीपी भी जल्दी आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी जल्दी आ रहा है और हार्ट डिजीज भी जल्दी आ रहा है। जी। एडिशनली स्मोकिंग एंड टोबैको यूज, अल्कोहल कंजम्पशन, ये भी बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है फैमिलीज में। अल्कोहल एक स्टेटस सिंबल सा हो गया है यूथ में भी विशेष रूप से। और जहां तक तंबाकू की बात है तो तंबाकू हमारे इस बेल्ट में, आगरा, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, मतलब इस बेल्ट में तंबाकू का प्रचलन कुछ ज्यादा ही है। जी। तो ये भी एक कारण हो सकता है। डेफिनेटली जी। टोबैको चाहे स्मोकिंग की फॉर्म में हो चाहे ओरल टोबैको यूज की फॉर्म में हो, उसे एस्टैब्लिश कर दिया गया है एज अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज। अब इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है कि टोबैको हार्ट डिजीज करता है नहीं करता है, क्लियरली करता है जी। और हम सबको टोबैको कंजम्पशन जीरो करना है, कम करने से काम नहीं चलेगा, जीरो करना है, तभी हमें हार्ट डिजीज और कैंसर और कई और बीमारियों से निवारण मिलेगा। अल्कोहल के लिए डायरेक्ट 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन अल्कोहल कंजम्पशन खासतौर से अनहेल्दी वे में, बहुत एक्सेसिव वे में अगर हम करें तो उससे बीपी की फ्लक्चुएशंस होती हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने के चांसेस होते हैं, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ने के चांसेस होते हैं, डायबिटीज और ओबेसिटी की प्रेवलेंस भी बढ़ती है। तो इनडायरेक्ट वे में तो डेफिनेटली हार्ट डिजीज को प्रिडिस्पोज करता है। जी। डॉक्टर साहब, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि आपने बताया कि ये जो हृदय रोग के जो कारण होते हैं विशेष रूप से इनके बारे में, अच्छा क्या लक्षण क्या होते हैं? अगर किसी व्यक्ति को कैसे मालूम पड़ेगा, कैसे पता चलेगा कि उसको हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम हो रही है या कहीं कोई दिक्कत हो रही है, तो मालूम कैसे पड़ेगा? सबसे जटिल सवाल है ये आज की डिस्कशन का। जी कि हमें मालूम कैसे चलेगा। तो सबसे दिक्कत की बात यह है कि हृदय रोग के लक्षण बहुत वेरिड होते हैं। जी। फिल्मों में देखा जाता है कि उल्टे हाथ में दर्द हुआ, उल्टे कंधे में दर्द हुआ, ऐसा ऑलमोस्ट कभी नहीं पाया जाता है। अच्छा। जो विसरल ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के, जो अंदरूनी और अंग हैं, उनकी कोई डायरेक्ट नर्व सप्लाई नहीं होती है, तो उसमें हम कहते हैं रेफर्ड पेन होना। तो अगर हम बायोलॉजी की तरफ जाएं तो हम पाएंगे कि हार्ट, लंग, लिवर, ऊपर वाली स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक, इन सबकी सप्लाई कॉमन है। तो इन सब में से ओरिजिनेट होता हुआ पेन हमारे दिमाग को एक ही पेन की तरह नजर आएगा। और हार्ट का दर्द कान से लेके टुंडी के बीच में किसी भी बॉडी पार्ट में आ सकता है। अच्छा। लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है, मिड लाइन भी हो सकता है, तो कहीं भी हो सकता है। जी। तो पेन की लोकेशन और पेन के नेचर से हम ये हार्ट का स्पेसिफिक है या नहीं ये नहीं कह सकते हैं। अच्छा। जो पॉइंटर होता है हार्ट डिजीज के लिए वो होता है कि एक दिन अचानक हुआ, पहले कभी नहीं हुआ था। जी। दूसरा, रह के हो रहा है, चलने पे हो रहा है, खाना खाने के बाद हो रहा है, ठंडे मौसम में हो रहा है, नहाने के बाद हो रहा है, ये इंडिकेटर्स हार्ट की तरफ जाते हैं। अच्छा। पेन के साथ सांस फूल रही है, धड़कन तेज हो रही है,
ये भी हार्ट के हो जाते हैं। या ज्यादा चलने फिरने में, चलने में आपको सांस फूल रही है, तो वो हार्ट की हो जाता है। जी जी जी। इसको उल्टी तरीके से समझना जरूरी है कि अगर ये सब नहीं हो रहा है तो हम हार्ट की दिक्कत को नेगेट नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि ये हार्ट का नहीं होगा। अच्छा अच्छा। सबसे जरूरी है कि कभी भी कोई नए सिम्टम हो तो हम अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करें, वो ज्यादा क्वालिफाइड होंगे ये समझने के लिए कि हार्ट की दिक्कत है या नहीं। निश्चित रूप से। अगर उनको हार्ट की दिक्कत का थोड़ा भी डाउट है तो उसे एग्रेसिवली परस्यू करना है, दिक्कत को इग्नोर करने से दिक्कत जाएगी नहीं। यानी कि कोई भी समस्या है, कोई भी समस्या है, शरीर की कोई भी समस्या है तो उसको इग्नोर क्वालिफाइड फैमिली फिजिशियन को दिखाएं। तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेना है और वो जो भी आपको सजेस्ट करें उसको फॉलो करना है उसको। और भी जरूरी बात यह है जी कि हमें हार्ट डिजीज के आने का इंतजार नहीं करना है। एक एज के बाद से मैं कहूंगा पुरुषों में 30 की एज के बाद हमें सतर्क रहना चाहिए हार्ट डिजीज के लिए और बाकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के लिए जी, और एक्टिवली ढूंढना चाहिए। मे भी एक नियम बना लें कि हर साल अपने जन्मदिन के दिन या हर दूसरे साल या हर तीसरे साल एक बार अपना सारा चेकअप करा लेंगे। चेकअप के टेस्ट कौन से होंगे वो आपके डॉक्टर बता देंगे आपको, डिपेंडिंग ऑन आपके रिस्क फैक्टर्स क्या है और पिछले टेस्टों की रिपोर्टों में क्या निकला था। लेकिन हार्ट की दिक्कत को हम एक्टिवली सीख ढूंढेंगे रादर देन उसके आने का इंतजार करें। यानी कि हम पहले से तैयार रहें कि ये बीमारी ना आए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये आना ही है तो सही समय से पता चल जाए जी, जब तक वो बड़ी ना हो जाए उससे पहले पता चल जाए। बिल्कुल। जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ, आपने भी यह सुना होगा कि जी गैस बन रही है। जी जी। अब गैस बनना जो है वो मेडिकल टर्म नहीं है। देयर इज नो मेडिकल डिसऑर्डर जो कहता है कि ये गैस की बीमारी है, ये गैस का इलाज है। जी। छाती के बीचों बीच हो रही किसी प्रकार की दिक्कत को हम लोग सादी भाषा में, हिंदुस्तानी भाषा में गैस बनना कह देते हैं। जी जी। वो जैसा मैंने बताया कि हार्ट की वजह से, लंग्स की वजह से, लीवर की वजह से, स्टमक की वजह से, स्मॉल इंटेस्टाइन की वजह से, गॉल ब्लैडर की वजह से, सबकी वजह से जो एक कॉमन सिम्टम होता है उसको हम गैस बनना कह देते हैं। जी। ऐसे में गैस की गोली जो हम लोगों के लिए इजीली अवेलेबल है ओवर द काउंटर, जैसे रैंटैक और पैंटोसिड वगैरह है, वो ना लेके हम डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें डिसाइड करने दें कि ये गैस है या कुछ और है। और अगर पहले तो सबसे बड़ा स्टेप तो ये होता है कि हार्ट डिजीज रूल आउट करें। अगर रूल आउट भी हो गया तो ऐसा नहीं है कि बाकी चीजें मैनेजेबल हैं, तो उनके लिए हम सीख करें हेल्थ केयर। जी जी। जो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में केमिस्ट से दवाएं हमें बहुत इजीली मिल जाती हैं जी, इसलिए काफी बार हम लोग डॉक्टर को बाईपास कर देते हैं, खुद ही अपना इलाज करने की कोशिश करते हैं। ऐसा टेंडेंसी ना रखें, किसी भी नए सिम्टम को सिस्टमैटिकली इवेल्युएट करने की कोशिश करें और फिर सही डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट लें, एम्पेरिकल ट्रीटमेंट लेना जाए। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको शरीर में कोई भी परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है और आपको अगर सीने में दर्द हो रहा है तो ऐसा इसको हल्के में न लें, हल्के में न लें और खुद से ट्रीटमेंट की कोशिश न करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें और अगर कहीं कोई दिक्कत है वो निश्चित रूप से वो वेल क्वालिफाइड है, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है और उनके पास जांचें अवेलेबल है बिल्कुल बिल्कुल टेस्ट करने के लिए, वो आपको बता सकते हैं। अच्छा, ये जो मतलब हृदय रोगों का डायबिटीज से, बीपी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह इन सबसे भी कुछ रिलेशन होता है क्या? जो हार्ट डिजीज या जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं जी, उसका जो डायरेक्ट कोरिलेशन वो पाया गया है शुगर, सबसे ज्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन तो शुगर बढ़ने से है। अच्छा, ऑलमोस्ट 1 to 1 कोरिलेशन है। अगर डायबिटीज है तो हार्ट डिजीज होगा, अगर डायबिटीज किडनी डिजीज है तो हार्ट डिजीज को हम ऑलमोस्ट प्रिज्यूम कर सकते हैं। जी। दूसरा जो बड़ा कोरिलेशन है वो है अनकंट्रोल हाइपरटेंशन से, स्मोकिंग एंड टोबैको यूज से, कोलेस्ट्रॉल के बढ़े रहने से और फैमिली में हार्ट डिजीज की हिस्ट्री होने से। ये कुछ कॉमन फैक्टर्स पाए गए हैं जिनके, और ओबेसिटी, वजन का ज्यादा होना। जी, जी। ये कुछ कॉमन फैक्टर्स पाए गए हैं जिनको हमने एस्टैब्लिश किया हुआ है कि ये कोरिलेट करते हैं विद ऑनसेट ऑफ हार्ट डिजीज। जी डॉक्टर साहब, एक जो अभी आपने बात की थी कि हमको पहले से सतर्क करना चाहिए, एक मिडिल एज के बाद में 30, 35, 40 साल की एज में आपको रूटीन चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए, साल में, 2 साल में, 3 साल में एक बार। तो कौन से चेकअप से आपको महसूस होगा, आपको मालूम पड़ेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है? इस वर्ल्ड हार्ट डे में जो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने हमको स्लोगन दिया है वो है यूज हार्ट नो हार्ट। जी, आई थिंक इंग्लिश में है, हम लोग इसको डिस्कस ना करके हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि दिल से जाने दिल का हाल, मतलब हमें अपने दिल से अपने दिल का पता करना है, हमें एक्टिवली परस्यू करना है अपने हार्ट की हेल्थ को। तो उसका पहला स्टेप है जो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने कहा है वो है नो योर नंबर्स, अपने नंबर जाने। आपके जरूरी नंबर्स क्या हैं? पल्स, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इन वैल्यूज को असेस करें। बहुत सिंपल टेस्ट से, इजीली अवेलेबल टेस्ट से जी हम अपना बीपी, पल्स, शुगर, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वजन, जी जी, बीएमआई, जी, ये नाप सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स जी, उसको नाप सकते हैं। और अगर इनको नापने में हमें कोई कुछ कमी मिल रही है तो एक तो उनके रेमेडियल मेजर्स ले सकते हैं जी, और डिपेंडिंग ऑन रिस्क फैक्टर्स, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, हम और एग्रेसिव टेस्ट कर सकते हैं जी। अगर हम नेक्स्ट सेट ऑफ टेस्ट के लिए जाना चाहेंगे तो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स के बाद हम लोग इको, टीएमटी, जी, सीटी स्कैन के जरिए एंजियोग्राफी,
जी, ये सब टेस्ट कर सकते हैं। ये सब टेस्ट खुद से एडवाइस नहीं करने हैं, डॉक्टर को डिसाइड करने देना है कि आपके लिए क्या रिलेवेंट टेस्ट है। यानी कि पहले तो आप अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं जिनको आप रूटीन दिखाते हैं, आप उनसे संपर्क करें, वो कुछ रूटीन जो टेस्ट लिखेंगे, अगर उनमें कहीं कुछ दिक्कत होती है तो वो आपको फिर फर्दर टेस्ट लिखेंगे। एक फ्लो चार्ट है हम लोगों का, जिसमें हम हर स्टेप पे डिसाइड करते हैं कि क्या टेस्ट की और जरूरत है जी। और जब हम सेटिस्फैक्टरीली डिसाइड करते हैं कि हार्ट डिजीज नहीं है तो हम पेशेंट को ये बता देते हैं कि आपको चिंता की जरूरत नहीं है और उसे उस फ्लोचार्ट से बाहर निकाल देते हैं। जी जी जी। डॉक्टर साहब, कई बार हम लोग सुनते हैं कि फला व्यक्ति को सोते सोते अटैक पड़ा और वो मालूम ही नहीं पड़ा और वो चले गए, या तो महसूस नहीं होता है और अटैक पड़ा और दिक्कत हो गई। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, इसको कहते हैं सडन कार्डियक डेथ। जी। मतलब किसी मरीज को कोई सिम्टम आया और उसके 1 घंटे पहले ही बिना हमको जांचे भी नहीं कर पाए और मरीज गुजर गया। हाँ, तो ऐसा क्यों? तो इसको हम सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। इसका जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो कॉमनेस्ट कॉज माना गया है वो है ब्लॉकेजेस है। अच्छा। दिल की नसों की ब्लॉकेजेस। जब नसों में ब्लॉकेज होती हैं तो टिपिकली सडनली क्लॉट बनता है। अगर दिल की सडनली क्लॉट बना तो हार्ट के एक पूरे पार्ट में ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगी। जी। ऐसा होने पे कभी कभी हार्ट एकदम से सडनली झटका पाने पे स्टॉप हो जाता है। अच्छा। तो उससे सडनली जान चली जाती है। जी। ऐसा दूसरा कॉमन कारण होता है अगर ऐसे ही सिमिलर क्लॉट ब्रेन में बन जाए। अच्छा। तो उससे ब्रेन की एक पार्ट की सडनली ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है और फिर ब्रेन काम करना बंद कर देता है। सो जो 2 कॉमन कारण पाए गए हैं वो है हार्ट अटैक और मैसिव हार्ट अटैक और स्ट्रोक। इसके अलावा कुछ रेयर कंडीशंस हैं, वो तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, आई थिंक उसको ना जाए। पर अगर हम 10 मरीजों को लेकर चलेंगे तो उनमें 5 से 6 में ये 2 कॉमन कॉज। हाँ, ये एक कॉमन कॉज है सोसाइटियल प्रॉब्लम है। तो जैसे आपने बताया कि अचानक से कोई ब्लॉकेज हो जाए कोई नसों का, या तो उससे पहले कुछ तो सिम्टम्स रहे होंगे, या हो सकता है वो पेशेंट ने या मरीज ने या व्यक्ति ने उसको इग्नोर किया हो, ध्यान न दिया हो। देखिए, ब्लॉकेज तो अचानक नहीं होती है, वो तो पहले से चल रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्लॉकेज में क्लॉट अचानक बनता है। अच्छा। तो ऐसे में अक्सर प्रीमोनिटरी सिम्टम्स होते हैं। जी। अगर आप बहुत ध्यान से सोचें तो कुछ दिन से गैस बन रही थी, कुछ दिन से सांस फूल रही थी, कुछ दिन से थकान होने लगी थी। जी। कुछ दिन से काम करने में का मन नहीं करता था। अक्सर ऐसी चीजें सुनने को मिल जाती हैं। जी जी जी। पर काफी बार ऐसा भी होता है कि पहले से कोई सिम्टम नहीं होते हैं और यहीं पर प्रिवेंटिव हार्ट चेकअप्स की इंपॉर्टेंस है। जी जी। क्योंकि ब्लॉकेजेस काफी बार साइलेंट होती हैं, आपको सिम्टम्स नहीं हो रहे होते हैं। ऐसे में टेस्टिंग करने पे ही पता चलता है कि ब्लॉकेज है या नहीं है। और यही सडन कार्डियक डेथ ही एक रीजन है जिसके लिए हम प्रिवेंटिव हार्ट चेकअप्स और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स को प्रमोट करते हैं। मित्रों, इस समय आप सुन रहे हैं डॉक्टर प्रवेग गोयल जी को, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, और आज हम आपसे बात कर रहे हैं हृदय रोग, कारण, लक्षण और उपचार। हमारी बातचीत चल रही है हृदय रोगों के बारे में। आपने डॉक्टर साहब ने कारण के बारे में बताया, लक्षणों के बारे में बताया, और कैसे हम इनके प्रिवेंटिव हो सकते हैं, इसके लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ टेस्ट जो सिंपल टेस्ट होते हैं वो टीएमटी है, या आपका जो इको कराना है, या आपको ईसीजी कराना है। तो इन सारे जो टेस्ट हैं, इन सारे टेस्टों से एक आपको प्राइमरी जानकारी हो जाती है कि आपको कहीं कोई दिक्कत है। तो उसके बाद में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर आपको जो भी एडवाइस करें वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम कई बार हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि भाई आपकी एंजियोग्राफी कर लेते हैं, मालूम पड़ जाएगा। तो एंजियोग्राफी क्यों होती है, क्या एंजियोप्लास्टी क्या होती है ये सब? सो एंजियोग्राफी मीन्स डायग्राम बनाना, एंजियो मीन्स हार्ट। जी। हार्ट की नसें। जी। सो नसों का डायग्राम बनाना सादी भाषा में एंजियोग्राफी कहलाता है। तो इस जांच में हम क्या करते हैं, हाथ की या जांघ की नस से दिल तक पहुंचते हैं और दिल की नसों में दवा डाल के उनका एक्सरे खींच लेते हैं। अच्छा। इस एक्सरे में हमको हार्ट की आर्टरीज का एक नेगेटिव मिल जाता है, जिससे कि जहां ब्लॉकेज होगी वहां पे दवा नहीं पहुंच पाएगी जी, और वहां पे एक फिलिंग डिफेक्ट दिखेगा, वहां पर जाकर यहाँ पे ब्लॉकेज है जी। तो एंजियोग्राफी एक प्रक्रिया है जिसके चलते हम दिल की नसों की ब्लॉकेज जान सकते हैं। जी, 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 जी। अब एडवांस टेक्नोलॉजी इस तरीके से आ गई है कि सीटी स्कैन के जरिए भी एंजियोग्राफी संभव है। अच्छा। जिसमें हमें दिल की नसों तक नहीं पहुंचना होता है, हमने सिंपल किसी भी छोटी नस में दवा डाली और जब वो दवा दिल तक पहुंची उस टाइम पे दिल का एक्सरे खींच लिया जी, तो हम सीटी स्कैन के जरिए भी एंजियोग्राफी कर सकते हैं। जी 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 जी। एंजियोग्राफी चाहे सीटी स्कैन के जरिए हो चाहे कोई कैथेटर एंजियोग्राफी हो जी, हम दोनों के जरिए दिल की नसों की ब्लॉकेजेस को पहले तो है या नहीं देखते हैं, है तो कहां पर है, कितनी सीवियर है, किस लोकेशन में है, और उसको अगर ट्रीट करना है तो किस प्रकार ट्रीट कर सकते हैं जी, ये जानने की कोशिश करते हैं। जी 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 जी। एंजियोग्राफी के बाद आया टर्म एंजियोप्लास्टी जी। एंजियो अगेन मीन्स नसें और प्लास्टी मीन्स ठीक करना जी। अगर हमने नसों में ब्लॉकेज पाई है तो उन नसों को ठीक करने को एंजियोप्लास्टी कहते हैं जी। इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि एक तार ले आते हैं नस के अंदर, उस तार के ऊपर कुछ बलून्स होते हैं और कुछ स्टेंट्स होते हैं जी, कुछ डिवाइसेस होती हैं जिनको हम उस तार के ऊपर तैराते हुए ले जाते हैं, और जिस जगह पे ब्लॉकेज है उस जगह पे उस नस की मरम्मत करके वहां पे एक नया स्टेंट, एक फ्रेम लगा देते हैं जिससे कि नस की ब्लॉकेज
लौट के ना आए उस एरिया में जिस जगह पे स्टेंट डिप्लॉय किया जी जी जी। अच्छा, जो कई बार हम लोग बोलते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि सर आपकी 2 नसें ब्लॉक हैं या 3 नसें ब्लॉक हैं, तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, कितनी नसें होती हैं और कितना % ब्लॉक है? वैसे तो कोरोनरी एनाटॉमी में मतलब दिल की नसों में बहुत सारे वेरिएशंस पाए जाते हैं जी, पर एक जनरल डिक्टम है कि 3 बड़ी नसें होती हैं जी, और उनकी छोटी छोटी कई सारी ब्रांचेस होती हैं जी। तो हम जनरली ब्लॉकेजेस जब हम बात करते हैं तो बड़ी नसों की बात ही करते हैं जी। छोटी नसों के लिए हम ज्यादा नहीं डिस्कशन पे जाते हैं जी। तो तीनों बड़ी नसों में अगर 1 में या 2 में या 3 में ब्लॉकेज है तो उसी के आधार पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। अगर बड़ी नस में ब्लॉकेज है तो जनरली उसको हम ट्रीट करना चाहेंगे, चाहे स्टेंट या बाईपास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि उस हिसाब से स्टेंट डालकर और उसका ये करते हैं। अच्छा, कई बार मतलब डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपकी बाईपास सर्जरी होनी है, आपका ओपन हार्ट सर्जरी होनी है, तो ऐसा क्यों? मतलब क्या वो एंजियोप्लास्टी से वो काम नहीं चलता है या मतलब ये किस स्थिति में की जाती है? देखिए, किसी भी ब्लॉकेज के लिए एंजियोप्लास्टी की जरूरत है या बाईपास सर्जरी की जरूरत है, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल डिसीजन है जी। इसको हम यहाँ पे शायद करना हमारे लिए मुश्किल होगा जी। बहुत ब्रीफली बता दूं तो ये है कि एंजियोप्लास्टी में हम नस के उस पार्ट को ही ठीक कर रहे हैं जहां ब्लॉकेज है जी। लेकिन अगर हमने पाया कि बहुत सारी जगहों पे ब्लॉकेज है, जगह जगह पे ब्लॉकेजेस हैं जी, तो बहुत सारे स्टेंट्स डिप्लॉय करने से हम आर्टरी के अंदर बहुत सारा मेटेरियल छोड़ देंगे जी, इसकी अपनी प्रॉब्लम्स है जी जी जी। तो कि कुछ ही सर्कमस्टांसेस में कुछ ब्लॉकेजेस में या कुछ लोकेशन पे ऐसी ब्लॉकेजेस होती हैं जहां पे यह पाया गया है कि लंबे समय में एंजियोप्लास्टी बहुत यूजफुल नहीं होती, दिक्कतें फिर से आ जाती हैं। अच्छा, तो उन नसों को हम बाईपास कर देते हैं। बाईपास करने का मतलब यह है कि हाथ से या पैर से या छाती में से नई नसें निकाली और नए रास्ते क्रिएट कर दिए पुरानी नसों के ऊपर। अच्छा, एक फ्लाईओवर की तरीके से बना दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमें लगता है कि ये ब्लॉकेज इस प्रकार हो गई हैं कि छल्ले से ठीक करने या तो संभव नहीं है या ठीक कर भी देंगे तो उसका लॉन्ग टर्म अच्छा रिजल्ट नहीं है, बिल्कुल, तो ऐसे में हम पेशेंट को बाईपास सर्जरी रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से ये तो डॉक्टर ही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं और वो उस समय एंजियोग्राफी के बाद में जो भी डिसीजन लेना है वो वही बताएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, हम एक बात जानना चाहते थे कि कई बार जो लोगों की एंजियोप्लास्टी होती है, 1-2 स्टेंट पड़ा है, 2-3 स्टेंट पड़े हैं, तो ये कब तक कारगर रहते हैं और उसके बाद मरीज को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वो उसको दोबारा प्रॉब्लम ना हो? सो एंजियोप्लास्टी या स्टेंट लगा देना उस दिन आ गई समस्या का समाधान है जी। ऐसा नहीं है कि आज स्टेंट लगेगा तो आगे चल के दिक्कतें नहीं आएंगी जी। स्टेंट तो हमने आज जो ब्लॉकेज आ गई थी उसे रिपेयर करने के लिए लगा दिया है। ऐसा समझ लीजिए कि नाली में कचरा जमा हो गया था, हमने कचरा साफ कर दिया है। बिल्कुल। अगर हम फिर से कचरा गिराएंगे नाली में तो नाली फिर ब्लॉक हो जाएगी। इस तरीके से अगर एंजियोप्लास्टी के बाद जिन कारणों से ब्लॉकेज आई है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, अल्कोहल, इनको अगर हम मॉडिफाई नहीं करेंगे तो फिर से ब्लॉकेज आने के चांस रहते हैं। इवन स्टेंट के अंदर भी ब्लॉकेज आने के चांसेस रहते हैं। जी 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 जी। ऐसा पाया गया है कि अगर पेशेंट डायबिटिक हो और सारी चीजों का ध्यान रखे तो भी 5 साल के अंतराल में 5 से 10% लोगों में दिक्कत फिर से आने का चांस रहता ही है, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी है ब्लॉकेज बनाने की। जी जी जी। लेकिन मेडिकेशन खा अच्छे से लेके हम इस चांस को सिग्निफिकेंटली कम कर देते हैं। और अब स्टेंट्स के अंदर भी प्रोग्रेसिवली अच्छी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जहां स्टेंट्स केमिकल रिलीज करते हैं नसों के अंदर जी, जिससे कि ये रीब्लॉकेज के चांसेस कम हो जाए। लेकिन सब कुछ करने के साथ भी हमें हमारे जो सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो सारे प्रिकॉशंस हैं, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं और मेडिकेशंस हैं, उनको तो लगातार लेना ही पड़ेगा, वरना स्टेंट्स या बाईपास कुछ भी कर लें वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, आपके स्टेंट पड़े हैं या आपका सर्जरी हुई है या आपको हृदय से संबंधित कोई भी परेशानी हुई है और आप उसका इलाज ले रहे हैं, तो तब भी रेगुलर चेकअप के लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी है उसके बारे में बात करनी चाहिए और अपने खान पान, अपनी जीवन शैली, अपनी दिनचर्या, इस पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या आप हमारे जो श्रोताएं हैं उनको कुछ एडवाइस कर सकते हैं कि ये हार्ट की डिसीज न हो या मतलब इसको हम कब तक इसको टाल सकते हैं, तो इसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को एडवाइस करेंगे? देखिए, मैं बस यही रिकमेंड करूंगा कि हार्ट डिजीज की तरफ हमें एक हेल्दी एटीट्यूड रखना है जी। सबसे पहले तो ये नहीं सोचना कि हमें नहीं हो सकती, किसी को भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है और किसी भी मोड़ पे हो सकती है। दूसरा, हमें अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना है, अपने वजन का खास ध्यान रखना है, खान पीन का खास ध्यान रखना है और कितना भी बिजी लाइफस्टाइल हो अपने लिए समय निकालना है, व्यायाम के लिए समय निकालना है। व्यायाम किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जिम में ही हो, घर पे भी हो सकता है, घर की छत पे भी हो सकता है, फास्ट सड़क पे टहल के भी हो सकता है। बस ये है कि हमें उसके लिए समय निकालना है और जब हम कर रहे हैं तो पूरी निष्ठा के साथ करना है जी। और साथ ही में व्यायाम की इंटेंसिटी और अवधि को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करनी है, कंप्लेसेंट नहीं होना है जी। एक एज के बाद अपने हार्ट के रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना है। अगर चेकअप्स में कोई अर्ली हार्ट डिजीज के या रिस्क फैक्टर्स के फीचर्स निकले हैं तो उन्हें मॉडिफाई करना है और ट्रीट करना है।
और कभी भी कोई नए सिम्टम आ रहे हैं जो थोड़ा भी डाउट कर रहे हैं हार्ट डिजीज का, तो उसे इग्नोर नहीं करना है, उसको तुरंत एक्शन लेना है और सही समय से सही डॉक्टर के हाथ सही तरीके से इलाज लेना है। निश्चित रूप से अगर हम इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे, अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है, आपको हार्ट संबंधी कोई भी परेशानी हो रही है, तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से पहले बात कीजिए, उनके वो जो भी टेस्ट लिखे हैं उनको वो कराइए। अगर आपको वो सजेस्ट करते हैं कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना हो सकती है, तो आप जो भी हार्ट स्पेशलिस्ट आपके नियर बाय हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें और वो जो भी सजेस्ट करें, तो इसमें हिचके नहीं, यानी कि आपको अपनी बीमारी को छुपाना नहीं है। आप अगर बीमारी से बचना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह माननी है और उसका फॉलोअप करना है। डॉक्टर साहब, एक चीज चलते चलते और मैं कंप्लीट करूंगा इस बात को। बिल्कुल। हार्ट अटैक की सिनारियो में एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, डोर टू नीडल टाइम या डोर टू बलून टाइम। मतलब मरीज मेरे दरवाजे पे आया, उसमें से उसके मुझे कितनी देर लगी उसे क्लॉट डिसॉल्व करने की दवा देने में या बलून से नस खोलने में। ये जो होता है, ये अमेरिका में माना जाता है कि डोर टू बलून टाइम 2 घंटे से कम होना चाहिए। मतलब अगर एक हार्ट अटैक का मरीज मेरे दरवाजे पे आ रहा है तो 2 घंटे से कम के अंदर मुझे नस खोलनी है। हम लोगों के आगरा में अब सभी बड़े संस्थानों में ये सुविधा अवेलेबल है, लेकिन मरीज का एटीट्यूड नहीं होता। वो कहता है थोड़ा समय दो डॉक्टर साहब, सोचेंगे, बताएंगे, पूछेंगे, देखेंगे। ये नहीं करना है, समय बचाना बहुत जरूरी है हार्ट अटैक के समय। यानी कि अगर आपने उस समय पर चूक गए तो आपको दिक्कत हो सकती है। समय नहीं वेस्ट करना है। दूसरा, यूएस वगैरह में, अमेरिका वगैरह में, बड़े शहर देशों में वहां पे 911 फैसिलिटी होती है, जहां पर किसी को चेस्ट पेन हुआ तो एम्बुलेंस आएगी, वहीं पे ईसीजी होगा और आपको वहीं से किसी हार्ट के सेंटर पे ले जाया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे देश में अवेलेबल नहीं है। ऐसे में हम ही लोगों को अपने घर के नियर बाई ऐसे सेंटर्स आइडेंटिफाई कर लेने हैं जहां हमें पता है कि अगर रात बिरात इमरजेंसी हुई तो हमें या हमारे परिजनों को तुरंत हार्ट की केयर मिल जाएगी। बिल्कुल। और ऐसे सेंटर्स ढूंढने हैं जहां पर 24 घंटे केयर अवेलेबल होगी, 24 घंटे सुविधा अवेलेबल होगी। जी। निश्चित रूप से ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप चलते चलते जो हम लोग बात कर रहे थे कि सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, अगर कहीं कोई किसी को इस तरह का स्ट्रोक अचानक से पड़ता है तो कई बार कहते हैं कि कोई एक गोली अपने जीभ के नीचे रख लेते हैं, तो ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, मैं आई थिंक इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि एक तो आपके लिए बहुत मुश्किल है डायग्नोस करना हार्ट अटैक हो रहा है आपको। मेरे लिए भी, मैं एज अ कार्डियोलॉजिस्ट भी शायद मुझे भी, मैं बिना टेस्टिंग के कंफर्म नहीं कर पाऊंगा कि मुझे हार्ट दिक्कत है या नहीं है। और हार्ट अटैक की दवाएं भी सब एक ही दवा सब हार्ट अटैक के लिए नहीं है। हार्ट अटैक के भी कई अलग अलग प्रकार होते हैं। एक ही दवा किसी अटैक में फायदेमंद होगी, किसी में नुकसानदायक होगी। और जब मैंने रियलाइज किया है कि अगर घर पे दवाएं अवेलेबल हो तो पेशेंट की टेंडेंसी होती है खुद को ट्रीट करने की रादर देन हेल्थ केयर सीख करने की। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि तुरंत हेल्थ केयर की तरफ जाएं रादर देन खुद से घर पे कोई दवा रखने की कोशिश करें। अधिकांश बार आप असेस नहीं कर पाएंगे कि आपको क्या हो रहा है, और हर दवा की डोजेज वगैरह भी इस पे निर्भर है कि आपका बीपी, पल्स और बहुत सी चीजों पे। यानी कहने का आशय यह है कि अगर कोई भी दिक्कत है तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनकी सलाह के अनुसार ऐसे में नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाएं। बिल्कुल दूर जाने की कोशिश ना करें। लेकिन डॉक्टर की गाइडेंस में ट्रीटमेंट है। डॉक्टर साहब, आपने हृदय रोग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, उससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे उसका प्रिवेंशन किया जा सकता है, क्या क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इसके बारे में बहुत विस्तार से हम लोगों ने बातचीत की। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।